हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर में संकलित दोहे 135 से आगे के लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति अपने चरम सीमा पर प्रकट हुई है। श्रृंगार के साथ साथ अन्य विषयों को लेकर के बिहारी ने बातें कही हैं, पर मुख्य रूप से श्रृंगार रस ही अधिक जगह प्रयुक्त हुआ है। और लीजिए अगला दोहा लेते हम। कवि क्या कहते हैं। सुनो सक्यो बीत्यो बनो ऊखो लई उखारी हरि हरि अर हरि अजय धरी धर हरि जिए नारी। अनुशयना नायिका है, उसकी सखी उसको धीरज प्रदान करती है। प्रसंग ये है कि जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता था, जहाँ दोनों मिलकर के प्रेम की बातें करते थे, वो एकांत स्थान अब धीरे धीरे उजड़ते जा रहे हैं। इस बात को लेकर के नायिका बहुत चिंतित होती है कि अगर सारे ही खेत ऐसे उजड़ गए या सारे खेतों में फसल काट ली जाएगी तो वह अपने प्रियतम से कहाँ और किस प्रकार मिल सकेगी। क्योंकि गांव में मिलने पर तो, घर और मोहल्ले में मिलने पर लोग लांछित करेंगे, लज्जित होना पड़ सकता है। इसलिए एकांत में मिलना ही नायिका के लिए उचित था। और अब वो एकांत भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, यानी वो एकांत स्थान भी अब खुले होते जा रहे हैं जहाँ हर कोई देख सकता है। इसी बात को लेकर के बहुत चिंतित है नायिका। उसी की सखी जो है उसको ऐसी चिंता में देखकर उसे धीरज प्रदान करती है और कहती है, हे सखी सुनो, सुनो सक्यो। सन, जिस खेत में सन की खेती की जाती है वो सन भी सूख गया है, अर्थात अब उस सन को भी किसान काट लेगा। वहाँ अब प्रियतम से मिलने की जगह उचित नहीं है। बीतो बनो, और कपास का दिन भी बीत गया है। कब कहने का मतलब कपास की फसल भी पक गई है, उसे भी अब काट लिया जाएगा, वहाँ भी खुलापन हो जाएगा। ऊखो लई उखारी, और गन्ने के खेत में भी गन्ने की फसल की कटाई चल रही है। ये सखी, इन सब को देख करके अभी बहुत अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरि हरि अर हरि अजय, अभी तो अरहरी का खेत हरा भरा है, उसके काटने की बारी अभी नहीं आई है। अन्य खेतों में फसल काट ली जाएगी तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी अरहरी का खेत हरा भरा है। कहने का भाव यह कि अभी भी तुम अपने प्रियतम से मिलने के लिए अरहरी के खेत का प्रयोग कर सकती हो, वहाँ अपने प्रियतम से मिल सकती हो। इसलिए हे नारी, हे सखी, तुम्हें अपने हृदय में धीरज धारण करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। श्रृंगार रस का दोहा था, भाषा ब्रज थी और अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा थी। चलिए आगे देखते हैं दोहे में क्या कहते हैं। आए आपू भली करी मेटन मान मरोर, दूरी करो यह देखिए
छला छिगुनिया छोर। मान मरोड़ का मतलब है मान की ऐंठ। जब नायिका मान करती है और मान करते समय जो गुस्सा करती है, जो नाराज़गी प्रकट करती है, ऐंठ दिखाती है, उसे मान मरोड़ कहा गया है। छिगुनिया छोटी अंगुली यानी सबसे छोटी यानी कनिष्ठ अंगुली को कहा गया है। तो प्रसंग यही है कि नायक कहीं अन्यत्र किसी स्त्री के पास रात बिता कर के आया है और वो समझ गया है कि उसकी नायिका ने उसके इस भेद को जान लिया है, इसलिए वो अपने आप को मानता है कि नायिका उसे अब माफ़ नहीं करेगी, अपराधी जैसा महसूस कर रहा है। ऐसा ही प्रसंग इस दोहे में देखने को मिलता है। वह नायिका को मनाना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है, परंतु जब वह दूसरी स्त्री के घर से चला था तो उस स्त्री ने प्रेम की पहचान के तौर पर उसे एक छल्ला दिया था अंगुली में पहनने के लिए। वो अंगुली में ठीक से नहीं पहन पाए, तो जो कनिष्ठा अंगुली सबसे छोटी अंगुली है उसमें भी ढंग से नहीं आ पाया, वो भी बीच में अटक गया नीचे, और वो जल्दीबाजी में उसको बिना उतारे ही घर चलाया। और ऐसी स्थिति में नायिका के सखी ने उसको देख लिया और उसने देखा कि ये ऐसी स्थिति में अगर अपनी प्रियतमा के पास उसके मनाने जाएगा और ये छल्ले पर निगाह उसकी पड़ गई तो बात बनने की बजाय और अधिक बिगड़ सकती है। इसलिए वो उसे इसी निमित्त उसको समझाती है कि आए आपू, आप आए हो भली करी, बहुत अच्छा किया आपको आए और आपने नायिका को मनाने की बात सोची है। मेटन मान मरोड़, नायिका के मान की मरोड़ को मेटने का सोचा है और आप इस बात को सोच कर के आए हो। हे लाल, तुमने ये बात अच्छी सोची है, अच्छा किया है। दूरी करो यह देखी ये है छल्ला। परंतु उस नायिका के पास जाने से पहले भला ये अंगुली में, सबसे छोटी अंगुली में जो जिस स्त्री की पहचान लेकर तुम पहन कर के आए हो, कम से कम भला वो छल्ला तो उतार दो जिसको तुम ठीक से पहन भी नहीं पाए हो, जो ठीक से तुम्हारी अंगुली में फिट भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में वो नायिका देखेगी तो जो तुम मनाना चाहते हो इसके विपरीत और अधिक नाराज़ हो जाएगी। इसलिए हे लाल, हे लल्ला, ये जाने से पहले ये छल्ला उतार दो, नहीं तो तुम सचमुच में ही अपराधी साबित हो जाओगे। बहुत सुंदर कल्पना कवि की। श्रृंगार रस की अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय बिहारी सत्से में देखने को मिलता है और यहाँ भी बहुत सुंदर कल्पना यहाँ की है। अगला छंद देखें क्या कहते हैं कवि दोहे में। मेरे बूझत बात तू कत बहरावती बात बाल, मेरे बूझत बात तू कत बहरावती बाल, जग जानी विपरीत रति लखी बिंदुली पिए भाल। श्रृंगार रस का बहुत सुंदर दोहा, खास करके विपरीत रति का दोहा है। विपरीत रति में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ पहचान विपरीत रति की रह जाती है, जिसके कारण दूसरे लोग जान जाते हैं इस भेद को। बिहारी ने उसी भेद की ओर इशारा किया है। कहले बहरावती का जो कठिन शब्द है इसका अर्थ है टालना, टालती है। बिंदुली, टिक्कुली, टिक्का, माथे पर टिक्का लगाया गया है। प्रसंग क्या है कि नायक और नायिका ने अपना रूप परिवर्तन किया है विपरीत रति करने के लिए। इसलिए नायक ने नायिका के कपड़े पहने हैं, नायिका जैसा श्रृंगार किया है, और नायिका ने नायक का कपड़े पहन करके नायक जैसा श्रृंगार किया है, यानी नायिका पुरुष बनी है और नायक स्त्री बना है।
और विपरीत रति की है, परंतु विपरीत रति के बाद में जब बाहर आए हैं तो अपने अपने कपड़े बदले हैं और इस जल्दीबाजी में नायक के माथे पर जो टिकुली लगाई थी उसने, वो गलती से रह गई, उतार नहीं पाए, जिसे बाहर के लोगों ने देख लिया और उसका भेद खुल गया। इसी विपरीत रति का अनुमान करके मध्य नायिका से परिहास करती है, नायिका से परिहास की जा रही है। कहती है कि हे बाला, मेरे पूछते समय तू बात को क्यों बहलाती है? जब मैं तुमसे रात की बातें पूछती हूँ, विपरीत रति की बात पूछती हूँ, तो तुम इधर उधर घुमाकर बात क्यों करती है? तो सीधी सीधी सही सही बात क्यों नहीं बताती है कि तुमने रात को विपरीत रति करी है? तुम अगर सच नहीं बताओ तो इससे क्या मैं सत्य नहीं जान पाऊंगी? मैं तो तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। मेरे बूझत बात तू कत बहरावती बाल। हे बाले, हे नायिका, मैं जब तुमसे सच्चाई बात पूछती हूँ, तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, तो तुम मुझे बातों में क्यों बहकाती है? क्यों बातों बातों मुझे बहलाती है? ये तो मुझे पता है कि रात को क्या हुआ है, पर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। और तू जो है मुझे बहलाना चाहती है, बातों बातों मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती है, पर मैं बेवकूफ़ बनने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ प्रमाण मिल चुके इस बात के। जग जानी विपरीत रति, मैंने सारा मोहल्ले के लोग जानते हैं कि रात को आपने विपरीत रति की है। लखी बिंदुले पे भाव, क्योंकि जो तुम्हारा प्रियतम घर से बाहर निकला था और तो उसके माथे पर टिकुली लगी हुई थी, जो कि उतारना भूल गया, और इस भेद को सब मोहल्ले के सभी लोग जान चुके हैं। तो अब तुम मुझे क्या बहला रही है? इसलिए हे सखी, तुम सीधी सीधी सही सही रूप से मुझे सारी बातें रात की बता दो। ऐसा बहुत सुंदर दोहा था। और अगला देखें कवि का दोहा। फिरी फिरी बिलखी हवे लखती, फिरी फिरी लेती उसासु, साई सिर कच सेत लो, बीतो चुनती कपासु। बिलखी का अर्थ है दुखी, उस्सास का मतलब लंबे लंबे सांस लेना। जब आदमी दुखी होता है, इंसान दुखी होता है, तो वो लंबे लंबे सांस लेता है। इस तरह के शब्दों को कवियों ने स्त्री और पुल्लिंग दोनों शब्दों में प्रयोग किया है। बिहारी ने भी इसका दोनों प्रकार से प्रयोग किया है। और देखिए दोहे में क्या कहते हैं कवि। इस दोहे के बारे में जो नायिका का वर्णन किया है कवि ने, वो नायिका अनुशयाना नायिका है। अनुशयाना, इसका संकेत स्थल कपास के खेत हैं, यानी कपास के खेतों में वो अपने प्रियतम से मिला करती है। अतः कपास की अंतिम उपज बीनते समय यह विचार कि अब कपास का खेत काट डाला जाएगा, यानी नायिका कपास के खेतों में अपने प्रियतम से मिलन करती थी, और अब कपास पक गई है और धीरे धीरे कपास के खेत में लगी हुई फसल को काटा जाने लग गया है। और नायिका इस स्थिति को देखती है कि अब तो धीरे धीरे सारे खेतों से कपास काट ली जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो वो अपने प्रियतम से कहाँ मिलन करेगी, कैसे मिलेगी, उसी चिंता को प्रकट कवि ने यहाँ किया है। इसी दुख का उसकी जो अंतरंगी सखी है, यानी उसकी गहरी जो सहेली है, उसके अंतर को भेद जानने वाली जो सहेली है, वो खेदपूर्वक उससे कहती है। आपस में दोनों, यानी उस सखी के बारे में दो सखियाँ आपस में बात करती हैं उसकी चिंता को लेकर के। क्या कहती देखिए। देखो, ये बेचारी बहुत दुखी है और लंबी लंबी सांस भरती है, यानी वो उसके भेद को जान जाती है कि एक एक खेत की फसल काटी जा रही है। ये देख कर के वो नायिका बहुत दुखी है और दुख के कारण लंबी सांस भर रही है। आखिर अब वो इस बात को लेकर चिंतित है कि अब वो अपने प्रियतम से कहाँ किस खेत में मिलन करेगी, क्योंकि खेतों में तो फसल काट ली जाएगी और खुले मैदानों में तो अपने प्रियतम से मिल नहीं सकती है।
ये सोच करके दोनों सखियाँ कहती, हे भगवान, यह बुरा समय आया है कि कपास सिर के श्वेत बालों की भांति अत्यंत कष्ट पाकर चुनती है। जिस प्रकार लोगों को श्वेत बाल चुनते समय यह समझकर दुख होता है कि अब काम कीड़ा के दिन समाप्त हो गए हैं, उसी प्रकार इसको कपास की अंतिम उपज चुनने के समय ये सोचकर विषाद होता है कि अब शीघ्र ही उपपत्ति से विहार करने का संकेत नष्ट हो जाएगा। साहित्यिक भाषा में ये अर्थ था, परंतु अगर सरल शब्दों में आप समझें तो उसका अर्थ यही है कि जैसे जैसे कपास के खेत काटे जा रहे हैं, नायिका बहुत बहुत अधिक दुखी होती है, लंबी लंबी सांसें भरती है। वो इस प्रकार दुखी होती है कि जैसे कोई आदमी जो वृद्ध होता है उसके बाल जब सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं और वो सोचता है कि सारे सिर के बाल सफ़ेद न हो जाएं, इसलिए जो कुछ बाल सफ़ेद हुए हैं उनको हटा दिया जाए, चुन लिया जाए, अन्यथा तो मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। और सिर के बाल सफ़ेद होने का सीधा सीधा आशय यह निकलता है कि अब वह वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है और वृद्ध अवस्था में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वह रति का आनंद नहीं ले पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता है उसके मन की वासनाएं तो कम नहीं होती हैं, जबकि बलवती होती जाती हैं, परंतु जो इंद्रियां हैं वो कमज़ोर पड़ती जाती है। यही सोच करके सफ़ेद बाल वाला इंसान ये सोच करके दुखी होता है कि अब वह काम क्रीड़ा का आनंद नहीं ले पाएगा, उसके जवानी के दिन अब बीते जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही नायिका भी जब कपास के सफ़ेद सफ़ेद डोरे देखती है और कपास की फसल को काटा जा रहा है तो ठीक नायिका भी इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेती है कि अब काम क्रीड़ा का आनंद नहीं लिया जा पाएगा, क्योंकि खेतों की फसल काट ली जाएगी, अब मैदान खुले हो जाएंगे। और यह सोच करके बड़ा अफसोस करती है, दुखी होती है कि अब वह अपने प्रियतम से कहाँ और कैसे मिल पाएगी, वह प्रियतम के मिलन का आनंद नहीं ले पाएगी। ऐसा सोच करके नायिका दुखी होती है। और ये दुख की बात दो नायिका की जो सखियाँ हैं वो उसके दुख को आपस में बात करते हुए प्रकट करती हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष अगले दोहे जो है अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होगा। इसके साथ आप सबका आभार, धन्यवाद।